Hello students. Today we are going to start our new topic in our life process chapter, that is the respiration. तो पिछली बार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्टडी किया है लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कौन कौन सी है। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, सेकेंड जो लाइफ प्रोसेस है वो है हमारी रेस्पिरेशन, सेकेंड थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ जो है वो एक्सर्शन। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशंस जो है वो न्यूट्रिशंस में क्या क्या है। तो जनरली न्यूट्रिशंस के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। देन वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जनरली 3 टाइप्स के न्यूट्रिशंस जो है वो प्रेजेंट है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो भाई फूड्स है वो डेड या तो फिर डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम लोगों ने कहा था पैरा सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक यानी कि कोई भी होस्ट को मारे बिना अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके अंदर से फूड निकाल के फिर उसको एनर्जी में यूटिलाइज करते हैं, तो उसको पैरासिटिक में कैटेगराइज किया था। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो उसके अंदर क्या होते हैं कि इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना लेते हैं और उसको डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, और डाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, उसको एनर्जी में यूटिलाइज कर देते हैं। ओके उसके बाद देखा हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में क्लियर किया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है तो उसमें क्या क्या होता है, जनरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, इक्वेशन हम लोगों ने लर्न किया। उसके बाद प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस के मेन स्टेप्स क्या है। तो जनरली 3 स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन, फिर कन्वर्जन और फिर रिडक्शन। ओके तो ये 3 स्टेप्स आप याद रख सकते हो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। देन वी हैव स्टडीड द क्लोरोफिल, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द स्टोमाटा। ओके भी क्लोरोफिल क्या है, स्टोमाटा क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी की। न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किया कि भाई डाइजेशन जो है वो कैसे होता है। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर चैप्टर डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। ओके अब बात करते हैं आज रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन यानी कि सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ द गैस इन आवर बॉडी। ओके जनरली अगर हम लोगों को बेसिक डेफिनेशन पूछे कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज द एक्सचेंज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। और यू कैन ऑल्सो राइट दैट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। क्योंकि सारी जो जिंदा चीजें है उसके अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस तो हो ही रही होंगी, चाहे फिर वो हमारी बॉडी हो, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो होगी। ओके तो यू कैन इजीली राइट दैट द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स अ प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। जनरली इसके साथ साथ क्या हो जाए, एक तो बात की हम लोगों ने गैस के एक्सचेंज के बारे में, दूसरी क्या चीज़ होती है कि गैस के एक्सचेंज करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो खाना गया है उसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। वो एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए खाने के लिए। वो जो प्रेशर हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो जनरली कहाँ से मिलता है, हम लोगों को मिलता है जो हम लोग गैस शरीर के अंदर डालते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैस का, उसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है और हमारा जो फूड है वो डाइजेशन की प्रोसेस करेगा। दूसरा ये कि अगर मैं मान लो कि आप लोग सिंपली सोचो कि अगर मेरे को वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा, तो एक जगह से वो दूसरी जगह पर आसानी से ट्रैवल कर पाएगा वाटर जो होगा वो। ओके जनरली कई बार आप लोगों को पता होगा कि अगर नोजल लेके मैं उसमें से पानी निकालूंगा तो पानी नहीं आएगा, तो लेकिन मैं मुंह से अगर उसमें से पानी खींचूंगा तो मैंने क्या किया, क्रिएट किया प्रेशर को। एयर के थ्रू मैंने वाटर के लेवल को क्या किया, प्रेशराइज किया। इसकी वजह से पानी जो खींचा चला आया, या तो फिर मैं उसके ऊपर फूंक मारूंगा तो भी पानी जो है वो आगे चला जाएगा। तो जनरली वही टाइप की सर्कुलेशन की, ब्लड की प्रोसेस मुझे करवानी है। तो ब्लड और हमारे शरीर के अंदर भी वाटर लेवल तो होगा ही, तो उसका मुझे सर्कुलेशन करवाना है। वो सर्कुलेशन करवाने के लिए मुझे जो प्रेशर चाहिए वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है गैस से, जो मैं ब्रीद इन करता हूँ उसमें से। ओके फिर जो है वो डिकम्पोज होके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, उसकी बात अलग है। ओके लेकिन सिंपली मुझे जो गैस चाहिए वो क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो मेरे शरीर के अंदर मुझे ब्लड सर्कुलेट करवाना है, एनर्जी में कन्वर्जन करवाना है। इस सारी चीज़ों के लिए जो है वो मुझे ऑक्सीजन जो है वो चाहिए मेरे शरीर में। ओके क्योंकि अगर ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर डेड सेल्स क्रिएट होंगे और फिर धीरे धीरे वो जो है हमारा शरीर का हिस्सा
वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, फिर इट विल बी गॉट एट द फेक. ओके. Respiration is the process by which food burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release the energy. Okay. इसमें क्या होता है कि फूड की जो है वो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. अब ये आप पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी भी एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लिया है कि भाई रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, मुझे गैस क्यों रिक्वायर्ड है, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया. इट टेक्स अ प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. तो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड 9th के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके लिए वजह से क्या होता है कि भाई उसके अंदर ये जो है गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, और गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वहाँ से फूड का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है. ओके. The energy released during the respiration is used to make ATP molecules. तो एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो होती है फॉर्म में एटीपी के. हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट इज द एटीपी. इट इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टेक्स अ प्लेस. तो ये जनरली क्या है कि एक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. कहाँ पर से रिलीज होती है, तो दौरान रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको जनरली हम कैटेगराइज करेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये किस में से कन्वर्ट होती है, तो ये कन्वर्ट होती है एडीपी मॉलिक्यूल्स में से. एडीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में से फॉस्फेट ऐड करेंगे. फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, वो हम लोगों को मिलेगा रेस्पिरेशन के दौरान. रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं. तो ऑक्सीजन लेने की वजह से हम लोगों का एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होगा, एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड होगा. तो डाई था वो क्या बनेगा, ट्राई बनेगा. ओके. तो ये आप लोगों को पता होगा, पहले मोनो आएगा, फिर डाई आएगा, फिर ट्राई आएगा, फिर टेट्रा आएगा, फिर पेंटा आएगा, फिर हेक्सा. ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है. ओके. आगे आगे जाके तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, उसके अंदर में एक और फॉस्फेट को ऐड कर दूँ, वो फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन के थ्रू मिलेगा. अगर मैंने वो ऐड कर दिया ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी तो आप इक्वेशन भी राइट कर सकते हो कि एडीपी प्लस फॉस्फेट, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, साथ साथ में एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन. ओके. और यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा, और वो किस में कन्वर्जन होगा, एटीपी के अंदर कन्वर्जन होगा. Energy is stored in the cells in the form of ATP molecule. When the cells needs the energy, ATP is broken down into the presence of water to form the ADP and energy is released. यानी कि जब भी शरीर के सेल्स को कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो एटीपी को वाटर के थ्रू डिवाइड कर देगा और एडीपी कन्वर्ट होगा, और एडीपी के साथ साथ एनर्जी रिलीज हो जाएगी. यानी कि जो सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो सेल को एनर्जी मिल जाएगी. पहले हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी, पावर जो है वो रेडी करके रख दिया. फिर जब भी मुझे उसमें से कोई भी पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ थ्रू द वाटर. तो मैंने ये सिंपली क्या किया कि जहाँ से पावर सप्लाई आ रहा है तो मैंने वो बैटरी चार्ज करके स्टोर करके रख दी. अब मुझे जब भी मोबाइल चार्ज करना होगा तो मैं वो पावर बैंक को क्या करूँगा, यूएसबी से सीधा मोबाइल में कनेक्ट करूँगा, तो मेरा जो मोबाइल है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. वैसे ही मैंने पहले एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एनर्जी के थ्रू, रेस्पिरेशन की एनर्जी के थ्रू एटीपी में स्टोर करके रख दिया. अब जो भी सेल को, यानी कि मेरे मोबाइल को, अब मेरे मोबाइल की बात करते हैं और हम इसमें सेल की बात करेंगे. ओके. तो अगर मेरे मोबाइल को जब भी चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, यूएसबी लूँगा, पावर बैंक में से यूएसबी डाल दूंगा. इसी तरह से ये जो है वो एटीपी में जो कन्वर्ट हुआ है वहाँ पर मैं वाटर का एब्जॉर्प्शन करूँगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा. ओके. तो इस तरह से आप लोग इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्या किया है मैंने, स्टोरेज करके पॉइंट को रख दिया है, और जब भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ से वाटर का यूज़ करके उसको सीधा एनर्जी में कन्वर्जन करके वहाँ से ले सकता हूँ. ओके. बहुत ही ईजी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. जनरली ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, या आपको याद रखनी है 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्ड, दैट इज द aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration takes a place in the presence of oxygen and anaerobic respiration takes a place in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम लोगों की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है.
इसकी वजह से ऑक्सीजन जहां पर प्रेजेंट होगा है वहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इट प्रोड्यूसेस द मोर एनर्जी, और नीचे जो है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, दी एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर तीन प्रोडक्ट्स मिलेगी, एक मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलेगा वाटर और तीसरी मिलेगी एनर्जी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें हम लोगों को मिलेगा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल अगर हम लोगों को चाहिए तो मैं जो प्रोसेस करूंगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि मुझे अगर अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए या तो फिर इथेनॉल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिड लैक्टिक एसिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसीलिए, अगर मुझे दही बनाना है मिल्क में से, कर्ड बनाना है मुझे मिल्क में से, तो मैं क्या करूँगा कि भाई उसमें जो है वो 2-3 बूंद डाल दूंगा और मिल्क के अंदर, और फिर क्या होगा उसको अगर मैं उसके ऊपर मैं अगर कुछ भी रख दूँ डिश, तो वो वहाँ जो है वो हमारा जो जो भी बर्तन होगा उसके अंदर जनरली जो है वो कर्ड कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर मैंने वहाँ पर ऊपर डिश रख दी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगा। इसकी वजह से उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया जो है वो अभी उसके अंदर फॉर्मेट होंगे। उसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो रेस्पिरेशन होता है वो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तीसरी बात, इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट मिलती है दैट इज द लैक्टिक एसिड और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप लोग राइट कर सकते हो डिफरेंस के लिए। इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहती है। एनारोबिक प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है, मसल सेल्स और यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सकती है। सो दिस इज योर द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, इसके बाद जो है वो हम लोगों को प्रोसेस बताई गई है कि प्रोसेस कैसे होती है, लेकिन डिफरेंस के लिए प्रोसेस को याद रखना जरूरी नहीं है। डिफरेंस के लिए आप 4 पॉइंट लिखोगे, 4-4 पॉइंट लिखोगे, देन यू गेट द 8 पॉइंट्स एंड यू गेट द 4 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो ये आपको लिखना है। 4-4 पॉइंट्स ईच एंड इंडिविजुअल में ऐड कर देने हैं, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, लेस एनर्जी। इट प्रोडक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट प्रोडक्ट्स द इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इट टेक्स प्लेस इन द ईस्ट एंड द मसल सेल्स। ओके, अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जनरली प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पायरूवेट के अंदर कन्वर्जन होगा, और पायरूवेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्जन होगा, CO2, H2O और एनर्जी। यानी कि ये तीनों चीज़ें आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो एनारोबिक एक्सप्लेनेशन है। एनारोबिक का एक्सप्लेनेशन क्या है कि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंस है, वहाँ पर क्या आएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ओके, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या करेगा, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पहले वो पायरूवेट में कन्वर्जन होगा, अब जाके पायरूवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। और यही प्रोसेस जो है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। जनरली इसका डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, एक एक रेस्पिरेशन शायद नहीं पूछा जा सकता, लेकिन डिफरेंस जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और यू कैन राइट द 8 पॉइंट्स फ्रॉम द just one paragraph of the above. Okay,
अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में कैसे होता है, तो जनरली यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। जनरली आप लोगों को ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो जिस तरह से आप लोगों ने लर्न किया था, वैसे ही रेस्पिरेशन का डायग्राम भी आप लोग इजीली बुक के अंदर से फाइंड करके उसको ड्रॉ कर सकते हो। जनरली आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो ऑर्गेन्स है वो याद रखने हैं, वो ऊपर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर। The main organs of the respiratory systems are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस, लंग्स एंड डायाफ्राम। ओके, इसमें से जो भी चीज़ें आएगी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, उसके बारे में आगे आगे जाके बात करते रहेंगे। हम लोगों को पता है ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, नोज से होती है, इस वजह से नॉस्ट्रियल से स्टार्ट किया है। उसके बाद वहाँ पर से ब्रीथ कहाँ जाएगी, हमारी ऑक्सीजन जो है वो नेजल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकोलाइड्स, लंग्स, और उसके बाद डायाफ्राम में जाके फिर हमारा जो है कन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो खत्म होता है रेस्पिरेशन का। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले एयर जो है वो नॉस्ट्रल में जाके घुसेगी, उसके बाद हमारे जो हेयर और म्यूकस जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, वहां पर ही रोक देंगे एयर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर जो होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारी नॉस्ट्राइल के अंदर धीरे धीरे घुसते जाते हैं, फिर शायद जाके वो अंदर घुसेंगे तो कई बार आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या आएगा, स्नीज आ जाएगी या तो फिर आप लोगों को सर्दी जैसा हो जाएगा। तो जनरली वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमारे नॉस्ट्राइल के थ्रू अंदर जाते हैं। इसी वजह से हमारे जो नॉस्ट्राइल्स के जो हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप डाउन कर देते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। उसके बाद हमारा जो एयर है, यानी कि हमारे जो गैस है, ऑक्सीजन गैस, वो कहाँ पर पहुंचता है, वो पहुंचता है फेरिंग्स तक। फेरिंग्स पर पहुंचने के बाद जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, एंड देन इट एंटर्स टू द लंग्स। उसके बाद वो पहुंचता है लंग्स में। तो अब एक एक की बात करते हैं कि भाई ट्रैकिया में क्या होता है। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो जहाँ जब भी कभी एयर प्रेजेंट नहीं होती तो भी वो क्या करते रहता है, वो तभी भी प्रोवाइड करते रहता है, प्रिवेंट करता रहता है दूसरी चीज़ों को, कार्टिलेज या तो फिर दूसरी चीज़ों को कोलैप्स होने से। ओके, the bronchi divides into the smaller tubes called the broncholids, which ends in the tiny air sacs called alveoli. alveoli. तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि ब्रोंकाई जो है वो डिफरेंट डिवाइड्स की गई। ये आपको आपको सिर्फ रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड्स की गई है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकोलाइड्स का, ब्रोंकाई ब्रोंकाइल्स कहा जाता है। इसके बाद वो जो है वो कहाँ पर पहुँचती है, टाइनी विच एंड्स इन अ टाइनी एयर सैक्स, यानी कि जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से एयर वेंटिलेटर होते वहाँ पर पहुँचती है, जिसको कहते हैं एलेवोली। The alveoli is supplied with the blood vessels through which exchange of gas takes place. The alveoli helps it to increase the surface area for exchange of the gas. तो ये जो है वो वहाँ पर हम लोगों को सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और वो जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो ब्रीदिंग प्रोसेस काम करती है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जनरली ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो याद रखना है आप लोगों को, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पहला पॉइंट जो है वो ये लिखना है कि इतने इतने और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो काम करते रहते हैं। उसके बाद आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही ईजी है, पर आप लोगों को ये सारी चीज़ों को लिखना, स्ट्रक्चर को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हेन वी ब्रीद इन एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपांड एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग एयर को ब्रीद इन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होते हैं, डायाफ्राम्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपांड होती है, और चेस्ट कैविटी एक्सपांड होने की वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर घुस सकती है। हम लोगों को पता है जनरली कोई चीज़ एक्सपांड होती है तो वहाँ पर जगह बनती है, जगह बनती है तभी एयर जाके घुसती है। तो सिंपली जब भी लंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब जाके एयर जो है वो ब्रीद आउट होगी। ओके,
when we breathe out the air the muscles of the diaphragm relaxes. ऊपर देखो सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएगी, पहले क्या था कॉन्ट्रैक्ट था, अभी डायाफ्राम जो होंगे वो रिलैक्स होंगे एंड मूव्स अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स. ऊपर क्या था चेस्ट कैविटी एक्सपांड था, इसमें चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एयर गोज आउट फ्रॉम द लंग्स. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही ईजी है, वो 2 पॉइंट्स में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्सप्लेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा का पूरा, फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी सारी. इसमें 4 चीज़ें जो है वो मेन है, आप लोग याद रख सकते हो. नॉस्ट्राइल के बारे में लिख सकते हो, ट्रैकिया के बारे में लिख सकते हो. अगर एलेवोली के बारे में याद नहीं रहता है देन इट विल बी ओके, बट ट्राई करना कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद रह जाए. एक एक पॉइंट अगर याद रखोगे तो भी यू कैन राइट इजीली 8 पॉइंट फ्रॉम इट, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ से लिखोगे 1 पॉइंट मिलेगा फिगर का, 3 पॉइंट्स यहाँ से लिखोगे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे, और 2 पॉइंट यहाँ से लिखोगे देन यू कैन राइट द 7 पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Explain the respiration in human beings. So that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone. We will meet in the next lecture. There will be 2 topics will be remain, that the transportations process, then we have to study the human heart, and the last part exertion process, there we have to study the nephron. Okay, till then, bye bye everyone.